आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो कहानी शुरू करने जा रहे हैं उस कहानी का शीर्षक है पंचकिन। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक भी करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी पंचकिन। एक बार की बात है कि एक जगह एक राजा राज्य करता था जिसकी 7 सुंदर बेटियां थीं। वे सभी बहुत अच्छी बेटियां थीं, पर उनमें से सबसे छोटी वाली, जिसका नाम बलना था, वह बहुत अक्लमंद थी। जब वे 7 लड़कियां छोटी ही थीं तो उनकी माँ मर गई। सो वे बेचारी 7 बेटियां बिना माँ की देखभाल के रह गईं। अब ये बेटियां एक एक करके बारी बारी से अपने पिता के लिए खाना बनाती, जबकि पिता अपना काम करने के लिए बाहर रहता था। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इसी समय राजा का प्रधानमंत्री मर गया। अपने पीछे वह अपनी विधवा और एक बेटी छोड़ गया। अब रोज रोज जब भी राजा की बेटियां राजा के लिए खाना बनाती तो प्रधानमंत्री की विधवा और बेटी दोनों उसके चूल्हे से उनकी आग मांगने आ जाती। बलना अपनी बहनों से कहती, उनको दूर भगा दो, उसको अपने घर से ही आग लेने दो, हमारी आग से इसको क्या चाहिए। अगर ये इसी तरह से हमारी आग लेती रही तो इसके लिए हमको एक न एक दिन जरूर ही कुछ ना कुछ दुख उठाना पड़ेगा। पर उसकी बहनें बलना से कहती, शांत हो जाओ बलना, शांत हो जाओ, तुम हमेशा ही उस बेचारी गरीब स्त्री से क्यों लड़ना चाहती हो। अगर उसको चाहिए तो उसको यहाँ से आग लेने दो ना, इसमें हमारा क्या जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री की विधवा अपने आप ही चूल्हे के पास जाती, वहाँ से 2-4 जलती हुई डंडियाँ उठा लेती और जब कोई उसको देख नहीं रहा होता तो राजा के खाने के लिए जो बनाया गया है उसमें कीचड़ डाल देती। जब अपनी बेटियों को राजा अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था। जब से उसकी माँ की मृत्यु हुई तब से अपने पिता के लिए भी खुद अपने हाथों से खाना बनाती थी, ताकि उनका कोई दुश्मन उसको जहर ना दे दे। जब राजा ने देखा कि उसके खाने में कीचड़ पड़ी हुई है तो उसने सोचा कि शायद वे कुछ लापरवाह हो गई होंगी, क्योंकि वह यह सोच ही नहीं सकता था कि उसके खाने में कोई कीचड़ क्यों मिलाएगा। पर क्योंकि वह बहुत दयालु किस्म का आदमी था, इसीलिए वह उन पर बिना किसी बात के इल्जाम नहीं लगाना चाहता था। पर इससे उसके खाने का स्वाद तो रोज ही खराब हो जाता था। सो एक दिन उसने छिपकर अपनी बेटियों को खाना पकाते देखने का इरादा किया। वह एक बराबर वाले कमरे में चला गया और वहां से एक दीवार के छेद में से यह देखने का निश्चय किया कि यह सब कैसे होता है। उसने देखा कि उसकी 7 बेटियां चावल धोने में, दाल आदि बनाने में लगी हुई थी। जैसे ही उनका कोई खाना तैयार हो जाता तो वे उसको आग के पास एक तरफ रख देती। फिर उसने देखा कि प्रधानमंत्री की विधवा दरवाजे पर आई और उसने कुछ जलती हुई लकड़ियां उसकी बेटियों से मांगी। बलना ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, तुम अपना ईंधन अपने घर क्यों नहीं रखती, रोज रोज हमसे आग मांगने क्यों आती हो। बहनों, इसको कोई ईंधन मत देना, इसे अपना ईंधन अपने आप खरीदने दो। उसकी सबसे बड़ी बहन ने कहा, बलना, इसको कुछ लकड़ियां और आग ले जाने दो, इसमें यह हमारा कुछ नुकसान नहीं कर सकती। बलना बोली, अगर तुम इसको यहाँ ऐसे ही रोज रोज आने दोगी तो यह भी हो सकता है कि वह हमारा कुछ ना कुछ नुकसान जरूर करे। उसके बाद राजा ने देखा कि उस स्त्री ने चूल्हे से कुछ जलती हुई लकड़ियां निकाली और मौका देखकर जो खाना वहां तैयार रखा था उसमें थोड़ी थोड़ी कीचड़ डाल दी। यह देखकर तो राजा बहुत गुस्सा हो गया। उसने उस स्त्री को पकड़ने के लिए अपने आदमी भेज दिए और उनसे कहा कि वह उसको लाकर उसके सामने पेश करे। जब वह सामने लाई गई तो वह बोली कि यह चाल उसने राजा से मिलने के लिए खेली थी। वह इतनी होशियारी से और इतना मीठा बोली कि उसने अपनी चालाकी भरे शब्दों से राजा को खुश कर दिया। राजा उससे इतना खुश हुआ कि बजाय उसको किसी भी तरह की सजा देने के उसने तो उससे शादी ही कर ली। अब वह और उसकी बेटी महल में रहने के लिए आ गई। नई रानी राजा की पहली पत्नी की 7 बेटियों को बहुत नफरत करती थी। वह अगर उसके बस में होता तो उनको अपने रास्ते से बिल्कुल ही हटाना चाहती,
ताकि उसकी अपनी बेटी उसकी सारी संपत्ति की मालकिन बन जाए और उसकी बजाय वह राजकुमारी बनकर रहे। अब बजाय इसके कि वह उन बेटियों को कृतज्ञ रहे, वह हर बार काम करती रहती जिससे कि उसकी जिंदगी दुर्भर हो जाए। इसके लिए वह उनको केवल रोटी खाने के लिए देती और वह भी बहुत थोड़ी सी। ऐसे ही वह उनको बहुत थोड़ा सा पानी पीने को देती। सो ये बेचारी सातों बेटियां, जिनको बहुत ही आराम की ज़िंदगी जीने की आदत थी, अच्छा खाना पीना, अच्छा कपड़ा, वे अब बहुत ही दयनीय दशा में रहने लगी। अब वे रोज अपनी माँ की कब्र पर जाती और उनसे कहती, माँ क्या तुम अपने बच्चे नहीं देख सकती हो कि वे कितनी परेशानी में हैं और हमारी सौतेली माँ किस तरह हमें भूखा रखती है। एक दिन जब वे इस तरह से सुबक सुबक कर रो रही थीं तो लोग वहाँ एक बहुत सुंदर पोमीली का पेड़ उगाया जिस पर पके हुए पोमीली के फल लगे हुए थे। उन लोगों ने वहाँ उन फलों को खाकर अपनी भूख प्यास शांत की। अब वे घर का बेकार सा खाना खाने की बजाय वहाँ जाकर उस पेड़ से ताज़ा फल खाना ज़्यादा पसंद करती जो उनकी माँ की कब्र पर लगा हुआ था। एक दिन नई रानी ने अपनी बेटी से कहा, मैं यह तो नहीं बता सकती कि यह कैसे हो रहा है, पर ये सातों लड़कियाँ घर में खाना ही नहीं चाहती और कुछ खाती भी नहीं। फिर भी ये ना तो दुबली होती हैं, ना ही ये बीमार लगती हैं, बल्कि ये तो तुमसे भी अच्छी लगती हैं। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कैसे हो रहा है। यह कहकर उसने अपनी बेटियों को उन सातों बेटियों के पहरे पर लगा दिया कि वह ध्यान रखे कि कोई उन्हें और कुछ खाने के लिए देता है क्या। सो अब अगले दिन राजकुमारियां अपनी माँ की कब्र पर गईं और वहाँ सुंदर रसीले फल खा रही थीं। तो प्रधानमंत्री की बेटी उनके पीछे पीछे चल दी। वहाँ जाकर उसने उनको फल इकट्ठा करते देखा। बलना ने उसको देख लिया तो वह अपनी बहनों से बोली, क्या तुम लोग उस लड़की को हमारी तरफ देखते नहीं देख रही? हमको उसको यहाँ से भगा देना चाहिए और या फिर अपने फलों को छिपा लेना चाहिए, नहीं तो वह अपनी माँ से हमारी इस बात की शिकायत कर देगी और फिर यह हमारे लिए बहुत बुरा होगा। पर उसकी बहनों ने कहा, अरे बलना, इतनी भी बेरहम ना बनो। वह इतनी बेरहम नहीं हो सकती कि घर जाकर अपनी माँ से हमारी शिकायत करे, बल्कि हम उसको बुलाकर कुछ फल उसको खाने के लिए भी दे देते हैं। कहकर उन्होंने उसको अपने पास बुलाया और एक फल उसको भी खाने के लिए दे दिया। जैसे ही उसने वह फल खा लिया, वह तुरंत ही घर वापस चली गई और अपनी माँ से बोली, अब मेरी समझ में आया माँ की वे सातों राजकुमारियाँ घर में तुम्हारे हाथ का बना खाना क्यों नहीं खाती। वे यहाँ से अपनी माँ की कब्र पर जाती हैं। वहाँ एक बहुत ही सुंदर फलों का पेड़ है। वे उसके रसीले फल तोड़ तोड़ कर खाती हैं। मैंने भी वहाँ जाकर एक फल खाया, वह तो बड़ा ही स्वाददार और रसीला था। मैंने तो वैसे फल कभी खाए ही नहीं। रानी बहुत ही निर्दयी थी। यह सुनकर तो वह बस जल भुन गई। अगले दिन वह सारा दिन अपने कमरे में रही। जब राजा ने उसका हाल पूछा तो वह बोली कि उसके सिर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। राजा यह सुनकर दुखी हो गया। उसने पूछा कि वह उसके लिए क्या करे। रानी बोली, केवल एक ही चीज जो मेरे सिर के दर्द को ठीक कर सकती है। तुम्हारी पत्नी की कब्र के पास पोमीली का एक सुंदर पेड़ खड़ा है, उसकी पानी से मेरे माथे पर मलो, उससे मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। सो राजा ने अपने कुछ नौकर वहां भेज दिए। उन्होंने पोमीली के पेड़ की जड़ को उखाड़ लिया और फिर जैसे रानी ने कहा वैसा ही किया। उसका उबला हुआ पानी जब उसके सिर पर मला गया तब उसने कहा कि अब उसके सिर के दर्द में काफ़ी आराम है। अगले दिन जब सातों राजकुमारियां वहीं उसी जगह अपने पोमीली खाने पहुंची तो इन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनका पोमीली का पेड़ तो वहाँ था ही नहीं। यह देखकर तो वे बहुत जोर जोर से रोने लगी।
रानी की कब्र के पास में ही एक तालाब था। जब वे रो रही थीं तो उन्होंने देखा कि तालाब तो किसी गाढ़ी क्रीम जैसी चीज से भर गया और फिर जल्दी ही वह जम गया, जिससे वह सफेद केक जैसा लगने लगा। यह देखकर सारी राजकुमारियां बहुत खुश हुईं। उन सब ने उसमें थोड़ा थोड़ा केक खाया। अगले दिन फिर वही हुआ। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। अब हर सुबह राजकुमारियां अपनी माँ की कब्र पर जाती और उस तालाब को सफ़ेद केक से भरा हुआ पाती। वे उसमें से केक खाती और उनका पेट भर जाता। निर्दयी सौतेली माँ ने अपनी बेटी से कहा, मैं यह तो नहीं बता सकती कि यह कैसे हुआ, पर मैंने उनकी माँ की कब्र के पास जो पेड़ लगा हुआ था वह तो कटवा दिया था। इसके बाद भी राजकुमारियाँ दुबली नहीं होती या दुखी दिखाई नहीं देती। हालांकि मैं जो खाना इनको रोज़ देती हूँ वह भी ये बिल्कुल नहीं खाती, फिर भी बहुत अच्छी हैं। मैं नहीं बता सकती ऐसा कैसे है। उसकी बेटी बोली, माँ तुम चिंता ना करो, मैं उनको देखती हूँ कि वे क्या खाती हैं। अगले दिन जब राजकुमारियाँ तालाब में से केक खा रही थीं तो सोचो वहाँ कौन आया। उनकी सौतेली माँ की बेटी बलना ने उसको सबसे पहले देखा। वह अपनी बहन से बोली, देखो बहनों, यह तो फिर यहाँ आ गई। अब यह फिर घर जाकर सब बता देगी। चलो हम सब इस तालाब के चारों तरफ बैठते हैं ताकि यह हमारे तालाब को देख ना पाए, क्योंकि अगर हमने इसे थोड़ा सा भी केक दिया तो यह घर जाकर सब बता देगी। यह हमारे लिए ठीक नहीं होगा। बलना की दूसरी बहनें यही सोच रही थीं कि बलना तो बेकार में ही शक करती है, इसलिए उसकी सलाह मानने की बजाय उन्होंने उसको अपने पास बुलाकर उसको केक खाने के लिए दिया। केक खाने के बाद वह घर चली गई और घर जाकर अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। रानी यह जानकर कि राजकुमारियाँ कितने अच्छे तरीके से रह रही हैं, फिर बहुत गुस्सा हो गई। उसने अपने नौकरों को बुलाया और उनसे मरी हुई रानी का मकबरा नीचे गिराने के लिए कहा और उस छोटे से तालाब को उस मकबरे की कंक्रीट से भरने के लिए कहा। इससे भी जब उसको संतोष नहीं मिला तो अगले दिन उसने फिर से बीमार पड़ने का बहाना किया। उसने कहा कि वह तो बस मरने वाली ही हो रही है। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने उससे पूछा, क्या उसको ठीक करना उसकी ताकत में है? वह बोली कि केवल एक चीज ही उसको मरने से बचा सकती है, पर उसको मालूम है कि राजा उसको करेगा नहीं। राजा बोला, हाँ मैं करूँगा, जरूर करूँगा। रानी बोली, तुम अपनी पहली पत्नी की 7 बेटियों को मार दो और उनका थोड़ा सा खून मेरे माथे पर और थोड़ा सा खून मेरे हाथों की हथेलियों पर मल दो। उनकी मौत ही मेरी जिंदगी होगी। यह सुनकर तो राजा बहुत ही दुखी हो गया। वह अपना वायदा नहीं तोड़ना चाहता था, सो वह भारी दिल से अपनी बेटियों को ढूंढने निकल गया। उसने उनको उनकी माँ की कब्र पर बैठे हुए रोते पाया। यह सोचते हुए कि राजा उनको मार नहीं पाएगा, वह उनसे बड़े प्यार से बोला कि वे उसके साथ जंगल चलें। जंगल में पहुंचकर उसने आग जलाई, कुछ चावल पकाए और उनको खाने के लिए दिए। दोपहर बाद गर्म होने की वजह से वे बच्चियां वहीं सो गईं। जब राजा ने देखा कि वे गहरी नींद में सो गई हैं तो वह वहां से उठकर यह कहते हुए चला गया कि ये बच्चियां बेचारी बजाय इसके कि अपनी सौतेली माँ की वजह से मरे, इनका यहीं मर जाना ज़्यादा अच्छा है। फिर उसने एक हिरन मारा और उसका खून लेकर चला गया। घर आकर उसने उसका खून रानी के माथे पर और हाथों की हथेलियों पर लगा दिया। रानी को लगा कि राजा ने सचमुच में अपनी बेटियों को मार दिया है, सो यही सोचकर वह अच्छी हो गई। इस बीच 7 राजकुमारियों की आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को उस घने जंगल में अकेला पाया। यह देखकर तो वह बहुत ज़्यादा डर गई और जोर जोर से रोने लगी। बीच बीच में वह अपने पिता का नाम लेकर भी पुकारती जाती, पर उस समय वह तक तो बहुत दूर जा चुका था। अगर बिजली की कड़क जैसी तेज आवाज में भी उसको पुकारा जाता तो भी उसको सुनाई नहीं पड़ती। ये थी हमारी कहानी पंचकिन का आज का भाग। मिलते हैं दूसरे भाग में। बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी।